हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सेबेस्टियन के पिता एक बहुत ही पहुँचे हुए और बहुत प्रसिद्ध पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, जिन्होंने कई सारे टीवी शोज़ किए थे और उनकी कई बुक्स भी थी जो लोग पढ़ना पसंद करते थे, जिन्हें पैरानॉर्मल चीज़ों में थोड़ा भी इंटरेस्ट होता था। पर एक दिन सेबेस्टियन के पिता की मौत एक अजीबोगरीब हादसे में हो जाती है, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता। और उनके चले जाने के बाद सब लोग बस इसी बात का कयास लगा रहे होते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे भी ज़रूर कोई ना कोई पैरानॉर्मल चीज़ छिपी हुई है। आखिर जो उनके साथ हुआ था वो था भी इतना अजीब और रहस्यमयी। उनके चले जाने के बाद सेबेस्टियन ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी। वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर रहा था। उनके पिता के अचानक चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सेबेस्टियन पर आ गई और उसे मजबूरी में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपने पिता का पेशा ज्वाइन करना पड़ा। वो बचपन से ही अपने पिता को पैरानॉर्मल चीज़ों की छानबीन करते हुए देखता आ रहा था और इस लिहाज से उसे कई चीज़ों की जानकारी पहले से ही थी। बस कमी थी तो सिर्फ अनुभव की। सेबेस्टियन के पिता, उनकी मौत हमेशा एक रहस्य बनी रह गई। उसके पिता हमेशा ही उससे कहते थे कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। जिस तरह रोशनी है उसी तरह अंधेरा भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, और इसी तरह अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी भी है। बस उसे ढूंढने की और बदलने की कोशिश करनी चाहिए। सेबेस्टियन ये अच्छे से जानता था कि उसके पिता कुछ ना कुछ ज़रूर महसूस कर पाते थे। उसने कई बार उन्हें ऐसी चीज़ों से लड़ते झगड़ते देखा था। कई बार वो रातों को उठकर बड़बड़ाने लगते थे। कई बार उनके घर में भी अजीब चीज़ें हुई थी, जिसे बाद में सेबेस्टियन के पिता ने खुद ठीक कर लिया था। और इसलिए सेबेस्टियन के लिए पैरानॉर्मल चीज़ें नई नहीं थी। उसकी माँ भी बहुत पहले ही गुजर गई थी। अब उसके घर में सिर्फ वो और उसका छोटा भाई था। उसका छोटा भाई अब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और सेबेस्टियन अपने पिता का कारोबार संभालते हुए काफ़ी बड़ा हो चुका था। सेबेस्टियन हमेशा कोशिश करता कि उसको कोई सुराग मिल जाए जो भी उसके पिता के साथ हुआ। वो अपने पिता का काम बखूबी संभाल रहा था। जिन्हें भी कोई समस्या होती थी वो ईमेल या टेलीफोन के ज़रिए सेबेस्टियन से संपर्क कर लेते थे और इसके बाद सेबेस्टियन बखूबी अपनी योग्यता का परिचय देते हुए उनकी समस्याओं का निदान कर देता था। सेबेस्टियन सारी ज़िंदगी बस एक ही चीज़ खोजने पे लगा हुआ था, एक डायरी। वो डायरी जो उसके पिता की सबसे करीब थी। उसके पिता अपनी ज़िंदगी की कोई भी परेशानी अपने बच्चों से कभी भी शेयर नहीं करते थे। वो उसे उस डायरी में लिखा करते थे और ज़िंदगी में कभी भी कोई नया अनुभव मिलता था तो वो भी उसी डायरी में लिखा करते थे। जिस रात उनकी मौत हुई उसी रात से वो डायरी भी गायब हो गई। सेबेस्टियन अभी भी उन्हें बहुत याद करता था। कई दफ़ा उसे महसूस होता था कि अगर उसके पिता आज भी ज़िंदा होते तो वो दोनों मिलकर शायद बहुत अच्छे से काम कर पाते और शायद उसके पिता उस पर नाज करते। खैर, चीज़ें इसी तरह आगे बढ़ती जा रही थी। सेबेस्टियन अपना घर चलाने लायक आमदनी निकाल ही लेता था। उसके भाई की पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही थी। हर रोज़ उसे दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स आते रहते, जिनमें से कुछ ही का वो जवाब दे पाता। और इसी तरह पिछले कुछ दिनों से एक अजीब चीज़ उसके साथ हो रही थी। हर रात 9:30 बजे के आसपास उसके टेलीफोन घनघना उठता। उसकी घंटी बजती, सेबेस्टियन फ़ोन उठाता, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज़, कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ एक खरखराहट की सी आवाज़, जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल होता था। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश के मौसम में, तेज़ बारिश में कोई कुछ कह रहा हो, पर वो क्या कह रहा है वो समझ पाना बहुत मुश्किल होता था।
उन दिनों सेबेस्टियन अपने घर में अकेला ही रहता था। सिर्फ उसके साथ उसका एक पुराना दोस्त जो कई दिनों से उसके घर पर किराए पे रह रहा था, वही रहता था। पर यह टेलीफोन वाली बात कई दिनों से हो रही थी। सेबेस्टियन इसे लेकर थोड़ा परेशान ज़रूर था और वो जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसे कोई समस्या या इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ एक अजीब सी अनसुलझी सी आवाज़ थी जिसे समझ पाना मुश्किल हो रहा था। सेबेस्टियन बार बार खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद कहीं बहुत दूर से कोई उससे संपर्क करना चाह रहा हो, पर ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। ये फ़ोन कॉल्स उसे रोज़ आने लगी। पिछले एक हफ्ते से वो रोज़ 9:30 बजे इन फ़ोन कॉल्स को सुनता, पर कोई जवाब नहीं ढूंढ पाता और अब ये चीज़ें बढ़ने लग गई थी। अब उसकी ईमेल आईडी पर उसे अजीबोगरीब ईमेल आने लग गए थे जिसकी भाषा ऐसी होती थी जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल होता था। बहुत कोशिश के बाद भी वो उसे नहीं समझ पाता था। तमाम लोगों से पूछने के बावजूद कोई भी उसे बता नहीं पाया था कि ये कौन सी भाषा है। सेबेस्टियन काफ़ी परेशान था। एक रोज़ उसका वो दोस्त जो हमेशा उसके साथ उसके घर पर रहता था, वो किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था और उस रात सेबेस्टियन घर पर अकेला ही था। सेबेस्टियन ने जल्दी डिनर कर लिया था और अब वो अपने कमरे में लेटकर एक नॉवेल पढ़ रहा था। उसकी आदत थी, वो सोने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ता ज़रूर था। दिन भर वैसे भी उसके पास बहुत ही कम समय होता था इन चीज़ों पर देने के लिए। कुछ देर पढ़ने के बाद उसे अच्छा महसूस होता था और वो अक्सर कॉमेडियन स्टोरीज़ ही पढ़ा करता था। दिन भर की अजीबोगरीब किस्से सुनने के बाद उसे ऐसा करना अच्छा लगता था और उस रात भी वो ऐसा ही कर रहा था। नॉवल पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर धीरे से एक मुस्कान खिल उठती, तो कभी कभी वो थोड़ा गंभीर हो जाता, तो कभी कभी हंसी के ठहाके गूंजने लगते। और इसी बीच अचानक ही घड़ी ने 9:30 बजाए और उसके बाद फिर से वही तेज़ आवाज़ आई, वो टेलीफोन की। सेबेस्टियन का ध्यान उसकी किताब से उचट गया था। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए भागते हुए नीचे आया। उसने वो टेलीफोन उठाया। अभी भी आवाज़ साफ नहीं थी। उस तरफ से खरखराहट और तूफान जैसी ही आवाज़ आ रही थी। सेबेस्टियन ने धीरे से कहा, हेलो। उस तरफ से आवाज़ आई, हेलो, क्या आप मिस्टर सेबेस्टियन हैं? मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। मैं काफ़ी वक्त से आपसे बात करना चाह रही थी। बहुत सुना आपके बारे में और मेरे घर में कुछ है, कुछ अजीब सा। मैं जब आईने के पास जाती हूँ तो वहाँ अपनी छाया नहीं देख। मैं जानवरों के सामने से गुज़रती हूँ तो वो मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं और तो और बहुत अकेलापन महसूस होता है। एक अजीब सी घबराहट मुझ पर अपने ही घर में घुटन सी महसूस हो। मैं किसी से बात करने की कोशिश करती हूँ तो लोग मुझसे दूर भाग। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे घर पर कोई साया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप कहाँ रहती हैं? उस लड़की ने सेबेस्टियन को अपना पता बताया। पता सुनने के बाद बोला, ये जगह तो मेरे घर से बहुत दूर है और मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। प्लीज़ एक बार कोशिश करके देखिए। मुझे बहुत ज़रूरत है और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं लगातार पिछले 10 दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। कम से कम एक बार तो मेरी मदद करने की कोशिश, पर आप एक बार मेरी मदद कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँगी। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको आपके काम की मुँह मांगी कीमत दूँगी, या कोई और मदद हो। मैं हमेशा आपके एक अच्छे दोस्त की तरह आपकी मदद के लिए तैयार रहूँगी, पर फ़िलहाल आप मेरी मदद कर दीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे घर पर क्या हो रहा। देखिए, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर
पर इस वक्त मैं नहीं आ पाऊँगा। कल सुबह मैं आपके घर के लिए निकल पड़ूँगा और शाम तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद फ़ोन कट गया। सेबेस्टियन उठा और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए अपने बिस्तर तक पहुंचा। काफ़ी देर तक वो इस अजीबोगरीब फ़ोन कॉल के बारे में सोचता रहा और उसे जो भी डिटेल्स मिली थी उसके आधार पर वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा कि आखिर इस लड़की को क्या परेशानी हो सकती है। अगली सुबह जब सेबेस्टियन उठा उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। सेबेस्टियन फ़ौरन तैयार हुआ और उस लड़की के घर की तरफ निकल पड़ा। इस वक्त तक उसका वो दोस्त भी वापस आ चुका था। सेबेस्टियन ट्रेन का सफ़र करते हुए उस इलाके तक पहुंचा। सेबेस्टियन जानता था ये इलाका शहर से काफ़ी दूर एक गांव के इलाके में पड़ता है और ये गांव भी बहुत पुराना है। यहाँ शायद ही अब कोई रहता हो। उसे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि अभी भी यहाँ कोई रहता है। इसके बाद धीरे धीरे करते हुए सेबेस्टियन का ये सफ़र पूरा हुआ। वो पैदल चलते चलते उस गांव तक पहुंचा और गांव तक पहुंचने के बाद उसने उस लड़की का पता ढूंढ निकाला। इस वक्त शाम हो रही थी। आसमान में पक्षी उड़ते हुए वापस अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे। सूरज डूबने वाला था। सेबेस्टियन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस मकान तक पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। आसपास के इलाके में बहुत अंधेरा था। काफ़ी दूर के कुछ घरों में रोशनी नज़र आ रही थी, पर इस इलाके में पूरी तरह अंधेरा फैला हुआ था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नदी बह रही थी जो यहाँ से नज़र आ रही थी। ये इलाका थोड़ी ऊंचाई पर था। आसपास घना फैला हुआ जंगल था और इस थोड़े से इलाके में ही कुछ घर बने हुए थे जिनमें भी आबादी बहुत कम रह गई थी। सेबेस्टियन दरवाज़ा खटखटाता है। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला और एक लड़की बाहर आई। उसके हाथ में एक कैंडल थी। क्या आप ही सेबेस्टियन हैं? जी हाँ। और आपका नाम नहीं पूछ पाया मैं। मेरा नाम नीना है। जी, मेरा नाम मीना है। अंदर आ जाइए, ये मेरा घर है। फ़िलहाल यहाँ बहुत अंधेरा है और ठंड भी महसूस हो रही है। जी हाँ, अजीब सा एहसास होता है यहाँ पर मुझे भी पिछले कई दिनों से। तो ये बताइए कि ये सब कब से शुरू हुआ? बस कुछ ही दिन पहले से। असल में एक हादसा हो गया था। मेरे परिवार में मेरे अलावा भी और लोग हैं, पर वो मुझे पसंद नहीं करते। क्यों? मुझे मनहूस मानते हैं। मनहूस मानते हैं? क्यों? कि मैं ऐसी चीज़ें महसूस कर पाती हूँ जो कोई और नहीं कर पाता। उनका मानना है कि मैं शापित हूँ, मैं बुरी हूँ। पर कई बार ऐसी चीज़ें अच्छी होती हैं। पर जो भी हुआ हो, उसके बाद क्या हुआ? वो सब मुझसे चिढ़ते थे। अक्सर मैं गांव के लोगों का भविष्य बता पाती थी। उनके पास जो भी मुसीबतें आने वाली होती थी मैं अक्सर उन्हें पहले से ही महसूस कर पाती थी। मैं आपको नहीं समझा पाती कैसे, पर मैं आपको ये नहीं समझा पाऊँगी कि मैं ऐसा कैसे कर पाती थी। पर ये सच है, ये बिल्कुल सच है कि मैं उनकी परेशानियाँ, उनकी मुसीबतें ये महसूस कर पाती थी उनके साथ कुछ भी बुरा होने से पहले। और शायद यही मेरे लिए बहुत बुरी चीज़ बन गई और अब मैं खुद इसका शिकार हो गई हूँ। मेरे परिवार के लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। मेरे डैड वो पहले ही गुजर चुके थे और घर में मैं अकेली रहती थी। मेरी माँ भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे पिता को भी मेरी तरह चीज़ें नज़र आती थी और गांव के लोगों ने ही उन्हें जला कर मार डाला था। मेरी माँ जानती थी कि मैं ऐसी चीज़ें महसूस कर पाती हूँ, पर उन्होंने मुझसे साफ मना किया था कि मैं ये किसी से ना कहूँ। पर मुझसे गलती हुई। मैंने अपनी एक सहेली को इसके बारे में बताया। मैं उस पर बहुत भरोसा करती थी, पर उसने मुझे धोखा दिया।
उसने गांव के लोगों को बता दिया और फिर वो लोग मुझे मनहूस मानने लगे, हमें गांव से बाहर निकाल दिया। मैं हिम्मत करके यहाँ वापस आई। मेरी माँ ने मुझे ऐसा करने से रोका और आखिरकार उन्होंने भी नाराज़ होकर मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मानी और उसके बाद मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाई। मैं यहाँ वापस आई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था मेरे पास। मैं यहाँ वापस आई एक बार अपने घर में वापस रहने के लिए। और फिर वो लोग यहाँ आए, उन्होंने मुझे मारा, मेरे हाथ पैर बांध दिए। मैं बेहोश हो गई और जब उठी तो आसपास का सारा घर खाली था और उसके बाद से ये चीज़ें बहुत अजीब सी हो गई हैं। मैं आपको समझा नहीं पाती मुझे कितना अजीब महसूस होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।